रेडीमेड गारमेंट सेक्टर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और हमारे मोटर पार्ट्स जो 65,000 करोड़ का इंपोर्ट होता है उसमें कम से कम आधे पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये बहुत सी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री के जो दौरे होने वाले हैं उस पर अभी चलो अभी हो गया, अब चलो, अरे अब चलो। सर, आठ जो हैं लोगों को, 8 माइनॉरिटी के लोगों को 18 साल के बाद उनको एक्विट कर दिया गया। नागपुर के कोर्ट ने उनको एक्विट किया। उनके ऊपर एलिगेशन था कि वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन सिबी के मेंबर्स थे और 18 साल के बाद उनका एक्विटल हुआ है। देखिए, 18 साल के बाद कोर्ट ये कहता है कि उनके पास जो पैम्फलेट निकले वो उनका कोई एविडेंस नहीं है उनके उस पार्टिसिपेशन में, प्रोपेगेंडा में, कम्युनिकेशन में, फाइनेंशियली को सपोर्ट करे। और कोर्ट ने ये भी कह दिया कि सिर्फ पोजेशन लिटरेचर का रखना डॉक्यूमेंट, ये अनलॉफुल एसोसिएशन नहीं हो सकता क्योंकि एक्टिव इंटर्न और पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये जो बार बार यूएपीए का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और जिस वक्त यूपीए की सरकार थी उन्होंने यूएपीए कमेंट किया, मैं उस वक्त उसका अपोज किया था ऑन रिकॉर्ड और बोला था कि इसका मिसयूज होगा हमारे खिलाफ, मुसलमान दलित के खिलाफ। वो प्रूव हो रहा है। 18 साल, अरे भाई अब ये आप हर चीज में आप बोल रहे हैं चोरी चोरी, इनकी जवानी चोरी होगी, कौन जवाब देगा बताओ? आप ये चोरी होगी, इनकी जवानी चोरी हो गई, इनकी जवानी के वापस कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, कि बात ही नहीं होगी। दिल्ली में कुत्तों के खिलाफ ऑर्डर आया तो सुन रहे भाई 6-6 साल से बेल नहीं हो रही, उनका क्या होगा? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि 6-6.25 साल से जो लोग जेल में सड़ रहे हैं, अरे उनका क्या होगा भाई? कुत्तों पे ऑर्डर आ गया तो फिर उस पर फिर दोबारा हियरिंग, बड़ी इज्जत करता हूं मैं सब अदालत के हमारे, मगर जो 6 साल से जेल में हैं, जिनके घर में लोग खत्म हो रहे हैं, उनकी माएं बीमार पड़ रही हैं, बच्चे उनके बड़े हो जा रहे हैं, क्या बेल भी नहीं हो रही उनकी? केजरीवाल की बेल हो गई, मुख्यमंत्री थे एक्स, उनकी, दूसरों की तो हो रही नहीं बेल। 6 साल हो गए, क्या है बताइए? को ऑर्डर आया कुत्तों के बारे में, मुंह नहीं सो जानवर है, रहम करना चाहिए उनके ऊपर, मगर ये लोग 6 साल भाई, 6 इयर्स, बाद सेक्शन जो लगाए गए हो तो माने उन सजा भी होगी, पूरी होगी उसमें, जो सेक्शन लगाए गए तो उसमें वो सजा भी होगी इतने 6 साल में। क्या है बोलते, यूएपीए लगाया गया। इवन यही तो बहुत बड़ा इनजस्टिस है। तो ये जो जवानियों की चोरी हो रही है, ये जो जिंदगियों की चोरी हो रही है, ये जो उनके फ्यूचर की चोरी हो रही है, इस चोरी के बारे में कौन बात करेगा? कोई बात ही नहीं करेगा। आप बताइए 2006 में किसकी सरकार थी? महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? आज वो क्या बोलेंगे? वो आंख में आंख मिला के बैठ सकेंगे इन बच्चों के? नहीं बैठ सकेंगे आप। रेलवे ब्लास्ट हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे से आके मिले 2 लोग हैदराबाद में आज से 5 दिन पहले, अपनी एक बेटी को लाके मिलाए, बोले साहब ये बच्ची मेरे सामने छोटी थी, जब मैं आज ये इस उम्र की हो गई। ये तो टू मच है ना, ये तो इंसाफ नहीं हो रहा है, तो गलत हो रहा है, तो इससे गलत मैसेज जाएगा। एनी चांस सर अभी भी बिहार में कोई अलायंस? अख्तर उल ईमान साहब इस सवाल का बेहतर जवाब दे सकते, वो अपना फैसला लेंगे। और नहीं, अख्तर भाई इस पे को पूरा इख्तियार है, वो जो फैसला लेंगे पार्टी का वो फैसला होगा और अख्तर भाई बताएंगे। थैंक यू। ये बात के लिए आपने इसको ऊपर कमेंट किया, आपने ट्वीट किया है सर। देखिए, मेरी राय ये है कि हर प्रधानमंत्री देश का 15 अगस्त के दिन लाल किले से मुल्क की आवाम को, जनता को अपने भाषण के जरिए ये बताती है कि उनकी सरकार ने क्या किया या क्या करने वाले हैं। एक रिवायत रही है, मगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन 2025 में खड़े होकर आरएसएस की तारीफ करना, उनके 100 साल के मुकम्मल होने पर उनके बारे में प्रधानमंत्री ने देश को जो बताया है,
मैं समझता हूं कि ये हमारी जंग आज़ादी की जद्दोजहद की एक बहुत बड़ी तौहीन हुई है, इसलिए कि आरएसएस और उनकी जितनी तंजीमें हैं वो तो जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए, बल्कि वो तो अंग्रेज़ों की ताईद में रहते थे और वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से नफरत करते थे, चाहे गांधी हो या जितने बड़े बड़े नेता उस वक्त के हो हैं। तो मेरा मानना यह है कि आरएसएस हमेशा से 1925 से लेकर अब तक और मुस्तकबिल में भी वो इंक्लूसिव नेशनलिज्म की मुखालिफत करती रही। जो यही इंक्लूसिव नेशनलिज्म जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी गुजरे हैं, उन्होंने इसी बुनियाद पर इस देश को आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों की गुलामी से। और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो हमारे भारत के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। तो प्रधानमंत्री अगर आरएसएस के दफ्तर पे गए तो मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था वो तो स्वयंसेवक थे और हमेशा रहेंगे। मगर जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर ये कह रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, जो संघ परिवार इस मुल्क में हेटरेट को फैलाती है, डिवीजन होता है, तो ये तो प्रधानमंत्री उनकी तायीद कर रहे हैं। आप हम देख लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। सत्याग्रह जो होती थी 1920 में, 1920 और 40 में, रोलेट एक्ट के खिलाफ जो एजिटेशन होता था, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट था, या नेवल म्यूटिनी इन मुंबई थी, इसमें क्या आरएसएस नजर आती है क्या आपको? फिर आप देख लीजिए, मैं ये क्यों कह रहा हूं, आरएसएस का जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना में क्या लिखा गया है बताइए आप? क्या वो प्रार्थना इंक्लूसिव है? फिर आरएसएस का जो शपथ है उसमें तो सिर्फ एक ही समुदाय के रिलीजन, उनके सोसाइटी, कल्चर की बात होती है। और फिर आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो जब अंग्रेजों ने ये फैसला लिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री ड्रिल यूनिफॉर्म पहन के नहीं करेगी, तो फौरन 29 अप्रैल 1943 को गोलवालकर ने एक सर्कुलर लिख दिया कि हम अपने इनका जो यूनिफॉर्म है निकाल रहे हैं। जबकि उस वक्त जो अंग्रेज बोलते थे उसके अपोजिट में देश करता था। आपने किया वो। एक और बात आपको जानना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के फाउंडर हैं, महासभा के हैं और आरएसएस के एक जिम्मेदार थे अंडर अ पैक्ट। दिसंबर 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल कैबिनेट में मंत्री बने। कौन उसको हेड कर रहा था? फजलुल हक। ये कौन था फजलुल हक? ये फजलुल हक वही आदमी था जो पाकिस्तान के रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग के सेशन लाहौर में मार्च 1940 में मूव किया था। आप बताइए फिर आज प्रधानमंत्री इनका बात कर रहे हो। दूसरी आखिरी बात, ये जो प्रधानमंत्री कहते एनजीओ, आपको इनकी हिस्ट्री अगर मैं, क्योंकि वक्त नहीं है, मुख्तसर से अल्फाज में कह रहा हूं कि आरएसएस ने जो मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 17 1978 में जो डिस्ट्रिक्ट जज नागपुर के सामने फाइल किया था, राजेंद्र सिंह ने फाइल किया था, जो बाद में बाला साहब द्योरस जो उस वक्त सरसंघचालक थे, उनके बाद वो सरसंघचालक बने। उन्होंने क्या लिखा पढ़ लीजिए आप। कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू नेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा था। फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिए जो एप्लीकेशन उन्होंने दिया था, उसके पैराग्राफ नंबर 13 पे क्या लिखा हुआ है। फिर उन्होंने सरसंघचालक के बारे में क्या कहा था। ये तमाम चीजें सामने हैं। उनका पार्टी का जो आर्टिकल 14 है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, मगर हर काम आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। तो ये हमको अफसोसनाक दिखा कि प्रधानमंत्री इस तरह की बात किए बहैसियत के प्रधानमंत्री के, वजीर आजम के। आप देश के बारे में बोल रहा था। आपने कल अपने भाषण में कहा कि दूसरी बातें कहीं। ठीक है, हम आइडियोलॉजिकली बीजेपी के खिलाफ थे, रहेंगे। प्रधानमंत्री बीजेपी से आते हैं, मगर एक वजीर आजम तो है। मगर इस तरह उन्होंने आरएसएस की उनको सराहा, उनकी तारीफ की, ये सरासर गलत है और ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हमारा को खतरा चीन से है।
चीन आज भी हमारे हम उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम नहीं जा सकते। हमने 25 पेट्रोलिंग पॉइंट खो दिए हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन देश में अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर निफाक पैदा कर रही है, इख्तलाफात को फरोग दे रही है, हेटरेट में इजाफा कर रही है, कई मसाजिद पे केसेस डाले जाते हैं, दरगाहों पर 500 साल पुरानी दरगाह पर वहां पर खबरों को तोड़ा जाता है। कौन है ये लोग? ये तो सब इनका ताल्लुक आरएसएस से है। सर, इस स्पीच को कई लोग ये भी क्रिटिसाइज करें, कई पॉलिटिकल लीडर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर्स को क्रिटिसाइज करें कि काफी ज्यादा पॉलिटिकल स्पीच है, नॉट स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए, वो हर एक की राय। मेरे लिए सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात और तकलीफदेह बात ये थी कि उन्होंने आरएसएस की 100 साल की तकमील पर उनकी खिदमात को, उनके चीजों को सराहा है। अरे प्रधानमंत्री ये भी नहीं जानते हैं, मगर नहीं इकरार करेंगे कि भाई तिरंगा कब लहराया गया आरएसएस के दफ्तर के ऊपर। ऑर्गेनाइजर मैगजीन में जब संविधान बना तो उसके बारे में क्या कहा था ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने गोलवालकर को कोट करके। जब आरएसएस बन रही थी तो उस वक्त कौन लोग थे? 4 लोग थे ना, हेगडेवर, आपके मुंजी और 2-3 लोग थे। और हेगडेवर ने खुल के कहा कि मैं इंस्पायर हुआ सावरकर की हिंदुत्व की किताब से। उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या वो आज उस किताब को सामने रख के अब आर्टिकल 14 को देख लीजिए, उस किताब को सामने रख के आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को देख लीजिए। ठीक है, मेरा यकीन मत करिए, जो लोग आज हमको तनकीद कर रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं, आप देख लीजिए, सब रख के सामने पढ़िए ना, देख लीजिए आप कितना इंक्लूसिव है, कितना एक्सक्लूसिव है वो। सर, एनसेट कॉल फॉर स्पेशल मॉड्यूल रिलीज किया है 6th और 12th क्लास के लिए, जिसमें कांग्रेस माउंटबैटन को उनको कल्प्रिट पार्टीशन के कल्प्रिट मॉडिफिकेशन ऑफ एनसीईआरटी की किताबों में हो रही है सर, उसको आप कैसे देखते हैं? खासतौर पर पहले मुगलों की बात आई थी, अभी पार्टीशन को लेकर। मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए, मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम। शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे। मोर देन 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शम्सुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन बताइए। और पार्टीशन से आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके? मुसलमान जो भाग गए वो भाग गए, जो वफादार थे वो ठहर गए। आप आज भी वही बोला जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब पढ़िए, इंडिया मीन्स फ्रीडम। उसमें मौलाना आजाद रो रहे थे सबके पास जाकर, उस वक्त के नेशनल लीडर्स के पास, कि भाई आप अग्री मत करिए। वो किताब को भी शामिल करिए, पढ़ाइए बच्चों को। आप तो इन चीजों को शामिल ही नहीं करना चाह रहे हैं। क्या आपकी नजर में सर लॉर्ड माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना और द देन कांग्रेस अरे भाई साहब, मैंने आपके सामने अभी कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में मिनिस्टर बने बंगाल कैबिनेट में फजलुल हक के साथ। फजलुल हक वो आदमी था जो लाहौर के मुस्लिम लीग के सेशन में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन मूव किया था। ये क्यों नहीं पढ़ाते आप? ये पढ़ाइए ना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में मेंबर थे, आप पढ़ाइए। आप ये नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ाइए ना आप। ये तो हिस्ट्री है, इसको क्यों आप छुपाना चाह रहे हैं? आप सिलेक्टिव चीजों को पढ़ाएंगे। माने आपके जो आइडियोलॉजिकल हेड है उनको आप ऐसा बना देते कि जैसा वो बिल्कुल दूध के धुले में नहीं है। सच्चाई बोल रहा हूं मैं आपको। आप ये क्यों नहीं पढ़ाते अपनी किताब में, जो बना रहे हैं किताब, कि भैया आपने आरएसएस ने हिस्सा लिया था रूलेट एक्ट के एजुकेशन के खिलाफ?
बताइए आप बताइए, उसमें पढ़ाइए ना कि आरएसएस ने हिस्सा लिया था सिविल डिसोबीडियंस में, क्विट इंडिया मूवमेंट्स में, एंटी कॉलोनियल सत्याग्रह में, भी पढ़ाइए ना। क्यों नहीं पढ़ाते आप जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 100 साल, तो ये भी बताइए। आप प्रधानमंत्री को भी आप एनसीईआरटी के सिलेबस में भी पढ़ाइए कि एक किताब है, किसकी किताब, प्रधानमंत्री बताएं आरएसएस का प्रार्थना क्या है, उनकी शपथ क्या है, डालिए उसको एनसीईआरटी में, दिखाइए क्या क्या है चीजें। ये आप अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने आज अच्छा जाहिर करने के लिए आप दूसरों को बता रहे हैं बुरे हैं अच्छे। अरे भाई, आप सब चीज पढ़ाइए, क्यों छुपा रहे हैं चीजों को आप? अच्छा जी, आपको लगता है कि एनसीईआरटी की किताबों में सालों से जो है इस तरीके से बदलाव लेकर आया गया है, सरकारें जो बदलती है? ये तो हमेशा हिस्ट्री बदलने की आदत तो शुरू से आरएसएस बीजेपी की रही है ना। वो तो पहले की सरकारें कांग्रेस की हो या अरे हिस्ट्री बदल ज्यादा तो ये लोग करते हैं, जब कभी ये सत्ता में रहे हैं इनका एक ही काम रहा है। बिहार के चुनाव की अगर हम बात करें, कल से प्रचार थोड़े से जो है शुरू कर रहे हैं। क्या बिहार में प्रचार जो है कल से तेजस्वी यादव अरे करे, हम भी, हमारा चल रहा है प्रचार। आपका पूछना चाह रहे नहीं, हमारा भी चल रहा है प्रचार, हमारा भी चल रहा है। आप इंटरेस्ट कब कर रहे हैं? वो तो चल रहा है। हमारे लीडर अख्तर उल ईमान साहब, बहादुरगंज में आलम साहब, सब लोग लगे हुए हैं, आपका कुछ शेड्यूल? हमारा जन बनेगा इंशाल्लाह। पार्लियामेंट 22 तक है, 21 तक है, फिर हम जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सर पीडीए की बहुत चर्चा हो रही है। इस पीडीए अलायंस में को आप कैसे देखते हैं? आप भी काफ़ी एक्टिव, आपने अभी कुछ जिलों में, कुछ जगहों पर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ रिसेट किया है, तो उत्तर प्रदेश में कैसे एमआईएम प्ले करेगी और क्या? नहीं, देखिए, हमारे अध्यक्ष शौकत अली साहब और तमाम हमारे जो जोन के इंचार्ज हैं, इन सब बड़ी मेहनत किए हैं, संगठन को बहुत अच्छी तरह से मजबूत किए हैं। और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार जब कभी भी चुनाव होंगे, अब तो मेरे ख्याल से 26 में तो लोकल बॉडी के होंगे, उसके लिए तैयारी चल रही है, फिर उसका नेक्स्ट ईयर उसके बाद विधानसभा के असेंबली के होंगे, तो अच्छा रहेगा। पीडीए में कभी क्या आपका कोई रोल होगा पीडीए में, अगर पीडीए की तरफ से या आपकी तरफ से, दोनों जो अखिलेश यादव हैं? ऐसा है, देखिए, भारत की राजनीति में अगर कोई पॉलिटिकल बर्मुडा ट्रायंगल में है तो सिर्फ हम ही हैं, बाकी के सब सुकून में है। तो बताएंगे उनको क्या होने वाला है। पुतिन और ट्रम्प की जो मैडम उसको छोड़ दीजिए, वो छोड़ दो। भारत पर क्या असर होगा? अभी तो नहीं मालूम, अभी तो 50% लगा चुके हैं, उससे तो हमको बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे डायमंड इंडस्ट्री को इफेक्ट पड़ रहा है। पॉलिश डायमंड्स होते थे सूरत के, तमिलनाडु का जो हमारा रेडीमेड गारमेंट सेक्टर, बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और हमारे मोटर पार्ट्स जो 65,000 करोड़ का इंपोर्ट होता है, उसमें कम से कम आधे पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये बहुत सी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री के जो दौरे होने वाले हैं उस पर अभी चलो अभी हो गया, अब चलो, अरे अब चलो। सर 8 जो हैं लोगों को, 8 माइनॉरिटी के लोगों को 18 साल के बाद उनको एक्विट कर दिया गया। नागपुर के कोर्ट ने उनको एक्विट किया है। उनके ऊपर एलिगेशन था कि वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन सिमी के मेंबर्स थे और 18 सालों के बाद उनका एक्विटल हुआ है। देखिए, 18 साल के बाद कोर्ट ये कहता है कि उनके पास जो पैम्फलेट निकले वो उनका कोई एविडेंस नहीं है उनके उस पार्टिसिपेशन में, प्रोपेगेंडा में, कम्युनिकेशन में और फाइनेंशियली को सपोर्ट करे। और कोर्ट ने ये भी कह दिया कि सिर्फ पोजेशन लिटरेचर का रखना डॉक्यूमेंट, ये अनलॉफुल एसोसिएशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक्टिव इंटरनल पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये जो बार बार यूएपीए का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और जिस वक्त यूपीए की सरकार थी उन्होंने यूएपीए कमेंट किया, मैं उस वक्त उसका अपोज किया था ऑन रिकॉर्ड, और बोला था कि इसका मिसयूज होगा हमारे खिलाफ, मुसलमान दलित के खिलाफ। वो प्रूव हो रहा है। 18 साल, अरे भाई, अब ये आप हर चीज में आप बोल रहे हैं चोरी चोरी, इनकी जवानी चोरी होगी, कौन जवाब देगा बताओ? आप ये चोरी होगी, इनकी जवानी चोरी हो गई, इनकी जवानी के वापस कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, बात ही नहीं होगी। दिल्ली में कुत्तों के खिलाफ ऑर्डर आया,
तो सुन रहे भाई 6-6 साल से बेल नहीं हो रही, उनका क्या होगा? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि 6-6.25 साल से जो लोग जेल में सड़ रहे हैं, अरे उनका क्या होगा भाई? कुत्तों पे ऑर्डर आ गया तो फिर उस पर फिर दोबारा हियरिंग, बड़ी इज्जत करता हूं मैं सब अदालत के हमारे, मगर जो 6 साल से जेल में हैं, जिनके घर में लोग खत्म हो रहे हैं, उनकी माएं बीमार पड़ रही हैं, बच्चे उनके बड़े हो जा रहे हैं, क्या बेल भी नहीं हो रही उनकी? केजरीवाल की बेल हो गई, मुख्यमंत्री थे एक्स, उनकी दूसरों की तो हो रही नहीं बेल, 6 साल हो गए। क्या है बताइए? को ऑर्डर आया कुत्तों के बारे में, मुंह नहीं सो जानवर है, रहम करना चाहिए उनके ऊपर, मगर ये लोग 6 साल भाई, 6 इयर्स, बास सेक्शन जो लगाए गए हो तो माने उन सजा भी होगी, पूरी होगी उसमें, जो सेक्शन लगाए गए तो उसमें वो सजा भी होगी इतने 6 साल में। क्या है बोलते, यूएपीए लगाया गया, यही तो बहुत बड़ा इनजस्टिस है। तो ये जो जवानियों की चोरी हो रही है, ये जो जिंदगियों की चोरी हो रही है, ये जो उनके फ्यूचर की चोरी हो रही है, इस चोरी के बारे में कौन बात करेगा? कोई बात ही नहीं करेगा। आप बताइए 2006 में किसकी सरकार थी महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? आज वो क्या बोलेंगे? वो जो वो आंख में आंख मिला के बैठ सकेंगे इन बच्चों के? नहीं बैठ सकेंगे आप। रेलवे ब्लास्ट हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे से आके मिले 2 लोग हैदराबाद में आज से 5 दिन पहले, अपनी एक बेटी को लाके मिला है, बोले साहब ये बच्ची मेरे सामने छोटी थी, जब गए जब मैं आज ये इस उम्र की हो गई। ये तो टू मच है ना, ये तो इंसाफ नहीं हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, तो इससे गलत मैसेज जाएगा। एनी चांस सर अभी भी बिहार में कोई अलायंस? नहीं, अख्तर उल ईमान साहब इस सवाल का बेहतर जवाब दे सकते, वो अपना फैसला लेंगे। और नहीं, अख्तर भाई इस पे को पूरा इख्तियार है, वो जो फैसला लेंगे पार्टी का वो फैसला होगा और अख्तर भाई बताएंगे। थैंक यू। ये बात के लिए आपने इसको ऊपर कमेंट किया, आपने ट्वीट किया है सर। देखिए, मेरी राय ये है कि हर प्रधानमंत्री देश का 15 अगस्त के दिन लाल किले से मुल्क की आवाम को, जनता को अपने भाषण के जरिए ये बताती है कि उनकी सरकार ने क्या किया या क्या करने वाले हैं, एक रिवायत रही है। मगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन 2025 में खड़े होकर आरएसएस की तारीफ करना, उनके 100 साल के मुकम्मल होने पर उनके बारे में प्रधानमंत्री ने देश को जो बताया है, मैं समझता हूं कि ये हमारी जंग आज़ादी की जद्दोजहद की एक बहुत बड़ी तौहीन हुई है। इसलिए कि आरएसएस और उनकी जितनी तंजीमें हैं वो तो जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए, बल्कि वो तो अंग्रेज़ों की ताईद में रहते थे और वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से नफरत करते थे, चाहे गांधी हो या जितने बड़े बड़े नेता उस वक्त के हो हैं। तो मेरा मानना यह है कि आरएसएस हमेशा से 1925 से लेकर अब तक और मुस्तकबिल में भी वो इंक्लूसिव नेशनलिज्म की मुखालिफत करती रही। जो यही इंक्लूसिव नेशनलिज्म जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी गुजरे हैं, उन्होंने इसी बुनियाद पर इस देश को आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों की गुलामी से। और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो हमारे भारत के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। तो प्रधानमंत्री अगर आरएसएस के दफ्तर पे गए तो मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था वो तो स्वयंसेवक थे और हमेशा रहेंगे। मगर जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर ये कह रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, जो संघ परिवार इस मुल्क में हेटरेट को फैलाती है, डिवीजन होता है, तो ये तो प्रधानमंत्री उनकी तायीद कर रहे हैं। आप हम देख लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सत्याग्रह जो होती थी 1920 में, 1920 और 40 में, रोलेट एक्ट के खिलाफ जो एजिटेशन होता था, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट था, या नेवल म्यूटिनी इन मुंबई थी, इसमें क्या आरएसएस नजर आती है क्या आपको? फिर आप देख लीजिए
मैं ये क्यों कह रहा हूं, आरएसएस का जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना में क्या लिखा गया है बताइए आप? क्या वो प्रार्थना इंक्लूसिव है? फिर आरएसएस का जो शपथ है उसमें तो सिर्फ एक ही समुदाय के रिलीजन, उनके सोसाइटी, कल्चर की बात होती है। और फिर आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो जब अंग्रेजों ने ये फैसला लिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री ड्रिल यूनिफॉर्म पहन के नहीं करेगी, तो फौरन 29 अप्रैल 1943 को गोलवालकर ने एक सर्कुलर लिख दिया कि हम अपने इनका जो यूनिफॉर्म है निकाल रहे हैं। जबकि उस वक्त जो अंग्रेज बोलते थे उसके ऑपोजिट में देश करता था। आपने किया वो। एक और बात आपको जानना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के फाउंडर हैं, महासभा के हैं और आरएसएस के एक जिम्मेदार थे अंडर अ पैक्ट। दिसंबर 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल कैबिनेट में मंत्री बने। कौन उसको हेड कर रहा था? फजलुल हक। ये कौन था फजलुल हक? ये फजलुल हक वही आदमी था जो पाकिस्तान के रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग के सेशन लाहौर में मार्च 1940 में मूव किया था। आप बताइए फिर आज प्रधानमंत्री इनका बात कर रहे हो। दूसरी आखिरी बात, ये जो प्रधानमंत्री कहते एनजीओ, आपको इनकी हिस्ट्री अगर मैं, क्योंकि वक्त नहीं है, मुख्तसर से अल्फाज में कह रहा हूं कि आरएसएस ने जो मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 17 1978 में जो डिस्ट्रिक्ट जज नागपुर के सामने फाइल किया था, राजेंद्र सिंह ने फाइल किया था, जो बाद में बाला साहब द्योरस जो उस वक्त सरसंघचालक थे, उनके बाद वो सरसंघचालक बने। उन्होंने क्या लिखा पढ़ लीजिए आप। कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू नेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा था। फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिए जो एप्लीकेशन उन्होंने दिया था उसके पैराग्राफ नंबर 13 पे क्या लिखा हुआ है। फिर उन्होंने सरसंघचालक के बारे में क्या कहा था। ये तमाम चीजें सामने हैं। उनका पार्टी का जो आर्टिकल 14 है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, मगर हर काम आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। तो ये हमको अफसोसनाक दिखा कि प्रधानमंत्री इस तरह की बात किए बहैसियत के प्रधानमंत्री के, वजीर आजम के। आप देश के बारे में बोलना था। आपने कल अपने भाषण में कहा कि दूसरी बातें कहीं। ठीक है, हम आइडियोलॉजिकली बीजेपी के खिलाफ थे, रहेंगे। प्रधानमंत्री बीजेपी से आते हैं, मगर एक वजीर आजम तो है। मगर इस तरह उन्होंने आरएसएस की उनको सराहा, उनकी तारीफ की, ये सरासर गलत है और ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हमारा वो खतरा चीन से है। चीन आज भी हमारे हम उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम नहीं जा सकते। हमने 25 पेट्रोलिंग पॉइंट खो दिए हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन देश में अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर निफाक पैदा कर रही है, इख्तलाफात को फरोग दे रही है, हेटरेट में इजाफा कर रही है, कई मसाजिद पे केसेस डाले जाते हैं, दरगाहों पर 500 साल पुरानी दरगाह पर वहां पर खबरों को तोड़ा जाता है। कौन है ये लोग? ये तो सब इनका ताल्लुक आरएसएस से है। सर, इस स्पीच को कई लोग ये भी क्रिटिसाइज करें, कई पॉलिटिकल लीडर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर्स को क्रिटिसाइज करें कि काफी ज्यादा पॉलिटिकल स्पीच है, नॉट स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए, वो हर एक की राय। मेरे लिए सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात और तकलीफदेह बात ये थी कि उन्होंने आरएसएस की 100 साल की तकमील पर उनकी खिदमात को, उनके चीजों को सराहा है। अरे प्रधानमंत्री ये भी नहीं जानते हैं, मगर नहीं इकरार करेंगे कि भाई तिरंगा कब लहराया गया आरएसएस के दफ्तर के ऊपर। ऑर्गेनाइजर मैगजीन में जब संविधान बना तो उसके बारे में क्या कहा था ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने गोलवालकर को कोट करके। जब आरएसएस बन रही थी तो उस वक्त कौन लोग थे? 4 लोग थे ना, हेगडेवर, आपके मुंजी और 2-3 लोग थे। और हेगडेवर ने खुल के कहा कि मैं इंस्पायर हुआ सावरकर की हिंदुत्व की किताब से। उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या वो आज उस किताब को सामने रख के अब आर्टिकल 14 को देख लीजिए।
उस किताब को सामने रखकर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को देख लीजिए। ठीक है, मेरा यकीन मत करिए, मैं जो लोग आज हमको तनकीद कर रहे हैं क्या क्या लिख रहे हैं, आप देख लीजिए, सब रख के सामने पढ़िए ना, देख लीजिए आप कितना इंक्लूसिव है, कितना एक्सक्लूसिव है वो। सर एनसेट कॉल्ड फॉर स्पेशल मॉड्यूल रिलीज किया है 6th और 12th क्लास के लिए, जिसमें कांग्रेस माउंटबैटन को उनको कल्प्रिट पार्टीशन से कल्प्रिट मॉडिफिकेशन ऑफ एनसीईआरटी की किताबों में हो रही है सर, उसको आप कैसे देखते हैं? खासतौर पर पहले मुगलों की बात आई थी, अभी पार्टीशन को लेकर मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए, मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम। शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे। मोर देन 95%, 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शम्सुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन बताइए। और पार्टीशन से आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके? मुसलमान जो भाग गए वो भाग गए, जो वफादार थे वो ठहर गए। आप आज भी वही बोला जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब पढ़िए, इंडिया मीन्स फ्रीडम, उसमें मौलाना आजाद रो रहे थे सबके पास जाकर, उस वक्त के नेशनल लीडर्स के पास, कि भाई आप एग्री मत करिए। वो किताब को भी शामिल करिए, पढ़ाइए बच्चों को। आप तो इन चीजों को शामिल ही नहीं करना चाह रहे हैं। क्या आपकी नजर में सर लॉर्ड माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना और द देन कांग्रेस अरे भाई साहब, मैंने आपके सामने अभी कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में मिनिस्टर बने बंगाल कैबिनेट में फजलुल हक के साथ। फजलुल हक वो आदमी था जो लाहौर के मुस्लिम लीग के सेशन में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन मूव किया था। ये क्यों नहीं पढ़ाते आप? ये पढ़ाइए ना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में मेंबर थे, आप पढ़ाइए। आप ये नहीं पढ़ाएंगे, यही पढ़ाइए ना आप। ये तो हिस्ट्री है, इसको क्यों आप छुपाना चाह रहे हैं? आप सिलेक्टिव चीजों को पढ़ाएंगे। माने आपके जो आइडियोलॉजिकल हेड हैं उनको आप ऐसा बना देते कि जैसा वो बिल्कुल वो दूध के धुले हुए हैं। नहीं है, सच्चाई बोल रहा हूं मैं आपको। आप ये क्यों नहीं पढ़ाते अपनी किताब में जो बना रहे हैं किताब के भैया आपने आरएसएस ने हिस्सा लिया था रूलेट एक्ट के एजुकेशन के खिलाफ? बताइए आप बताइए, उसमें पढ़ाइए ना कि आरएसएस ने हिस्सा लिया था सिविल डिसोबीडियंस में, क्विट इंडिया मूवमेंट्स में, एंटी कॉलोनियल सत्याग्रह में भी पढ़ाइए ना। क्यों नहीं पढ़ाते आप? आप जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 100 साल, तो ये भी बताइए। आप प्रधानमंत्री को भी आप एनसीईआरटी के सिलेबस में भी पढ़ाइए कि एक किताब है, किसकी किताब? प्रधानमंत्री बताएं आरएसएस का प्रार्थना क्या है, उनकी शपथ क्या है, डालिए उसको एनसीईआरटी में, दिखाइए क्या क्या है चीजें। ये अब आप अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने आज अच्छा जाहिर करने के लिए आप दूसरों को बता रहे हैं बुरे हैं, अच्छे हैं। भाई आप सब चीज पढ़ाइए, क्यों छुपा रहे हैं इन चीजों को आप? अच्छा जी, आपको लगता है कि एनसीईआरटी की किताबों में सालों से जो है इस तरीके से बदलाव लेकर आया गया है सरकारें जो बदलती है? ये तो हमेशा हिस्ट्री बदलने की आदत तो शुरू से आरएसएस बीजेपी की रही है ना। वो तो सरकारें कांग्रेस की हो या अरे हिस्ट्री बदल ज्यादा तो ये लोग करते हैं। जब कभी ये सत्ता में रहे हैं इनका एक ही काम रहा है। बिहार के चुनाव की अगर हम बात करें, कल से प्रचार थोड़े से जो है शुरू कर रहे हैं। क्या बिहार में प्रचार जो है कल से तेजस्वी यादव अरे करे, हम भी, हमारा चल रहा है प्रचार। आपका पूछना चाह रहे नहीं, हमारा भी चल रहा है प्रचार, हमारा भी चल रहा है। आप फुल कब उतर रहे हैं? वो तो चल रहा है। हमारे लीडर अख्तर उल ईमान साहब, बहादुरगंज में आलम साहब, सब लोग लगे हुए हैं, आपका कुछ शेड्यूल हमारे जन बनेगा इंशाल्लाह। पार्लियामेंट 22 तक है, 21 तक है, फिर हम जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में सर पीडीए की बहुत चर्चा हो रही है। इस पीडीए अलायंस में को आप कैसे देखते हैं? आप भी काफ़ी एक्टिव, आपने अभी कुछ जिलों में कुछ जगहों पर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ रिसेट किया है, तो उत्तर प्रदेश में कैसे एमआईएम प्ले करेगी और क्या? नहीं, देखिए हमारे अध्यक्ष शौकत अली साहब और तमाम हमारे जो जोन के इंचार्ज हैं, इन सब बड़ी मेहनत किए हैं, संगठन को बहुत अच्छी तरह से मजबूत किए हैं और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार जब कभी भी चुनाव होंगे, अब तो मेरे ख्याल से 26 में तो लोकल बॉडी के होंगे, उसके लिए तैयारी चल रही है, फिर उसका नेक्स्ट ईयर उसके बाद विधानसभा के असेंबली के होंगे, तो अच्छा रहेगा। पीडीए में कभी क्या आपका कोई रोल होगा पीडीए में, अगर पीडीए की तरफ से या आपकी तरफ से? दोनों जो अखिलेश यादव हैं, ऐसा है, देखिए भारत की राजनीति में अगर कोई पॉलिटिकल बर्मुडा ट्रायंगल में है तो सिर्फ हम ही हैं, बाकी के सब सुकून में है, तो बताएंगे उनको क्या होने वाला है। जी, पुतिन और ट्रम्प की जो मैडम वो छोड़ दिए वो छोड़ दिए। भारत पर क्या असर होगा? अभी तो नहीं माल, अभी तो 50% लगा चुके हैं, उससे तो हमको बहुत नुकसान हो रहा है, हमारी डायमंड इंडस्ट्री को इफेक्ट पड़ रहा है। पॉलिश डायमंड्स होते थे सूरत के, तमिलनाडु का जो हमारा रेडीमेड गारमेंट सेक्टर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, और हमारे मोटर पार्ट्स जो 65,000 करोड़ का इंपोर्ट होता है उसमें कम से कम आधे पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये बहुत सी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री के जो दौरे होने वाले हैं उस पर अभी चलो अभी हो गया, अब चलो, अरे अब चलो। सर 8 जो हैं लोगों को, 8 माइनॉरिटी के लोगों को 18 साल के बाद उनको एक्विट कर दिया गया। नागपुर के कोर्ट ने उनको एक्विट किया है। उनके ऊपर एलिगेशन था कि वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन सिमी के मेंबर्स थे और 18 साल के बाद उनका एक्विटल हुआ है। देखिए 18 साल के बाद कोर्ट ये कहता है कि उनके पास जो पैम्फलेट निकले वो उनका कोई एविडेंस नहीं है उनके उस पार्टिसिपेशन में, प्रोपेगेंडा में, कम्युनिकेशन में और फाइनेंशियली को सपोर्ट करे। और कोर्ट ने ये भी कह दिया कि सिर्फ पोजेशन लिटरेचर का रखना डॉक्यूमेंट, ये अनलॉफुल एसोसिएशन नहीं हो सकता क्योंकि एक्टिव इंटर्न और पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये जो बार बार यूएपीए का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और जिस वक्त यूपीए की सरकार थी उन्होंने यूएपीए कमेंट किया, मैं उस वक्त उसका अपोज किया था ऑन रिकॉर्ड और बोला था कि इसका मिसयूज होगा हमारे खिलाफ, मुसलमान दलित के खिलाफ। वो प्रूव हो रहा है। 18 साल, अरे भाई अब ये आप हर चीज में आप बोल रहे हैं चोरी चोरी, इनकी जवानी चोरी होगी, कौन जवाब देगा बताओ? आप ये चोरी होगी, इनकी जवानी चोरी हो गई, इनकी जवानी के वापस कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, बात ही नहीं होगी। दिल्ली में कुत्तों के खिलाफ ऑर्डर आया तो सुन रहे भाई 6-6 साल से बेल नहीं हो रही, उनका क्या होगा? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि 6-6.25 साल से जो लोग जेल में सड़ रहे हैं, अरे उनका क्या होगा भाई? कुत्तों पे ऑर्डर आ गया तो फिर उस पर फिर दोबारा हियरिंग, बड़ी इज्जत करता हूं मैं सब अदालत के हमारे, मगर जो 6 साल से जेल में हैं, जिनके घर में लोग खत्म हो रहे हैं, उनकी माएं बीमार पड़ रही हैं, बच्चे उनके बड़े हो जा रहे हैं, क्या बेल भी नहीं हो रही उनकी? केजरीवाल की बेल हो गई, मुख्यमंत्री थे एक्स, उनकी दूसरों की तो हो रही नहीं बेल। 6 साल हो गए, क्या है बताइए? को ऑर्डर आया कुत्तों के बारे में, मुंह नहीं सो जानवर है, रहम करना चाहिए उनके ऊपर, मगर ये लोग 6 साल भाई, 6 years, बास सेक्शन जो लगाए गए हो तो माने उनकी सजा भी होगी, पूरी होगी उसमें, जो सेक्शन लगाए गए हो तो उसमें वो सजा भी होगी इतने 6 साल में। क्या है बोलते, यूएपीए लगाया गया। इवन यही तो बहुत बड़ा इनजस्टिस है। तो ये जो जवानियों की चोरी हो रही है, ये जो जिंदगियों की चोरी हो रही है, ये जो उनके फ्यूचर की चोरी हो रही है, इस चोरी के बारे में कौन बात करेगा? कोई बात ही नहीं करेगा। आप बताइए 2006 में किसकी सरकार थी महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? आज वो क्या बोलेंगे? वो जो वो आंख में आंख मिला के बैठ सकेंगे इन बच्चों के? नहीं बैठ सकेंगे आप। रेलवे ब्रास्ट हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है।
मेरे से आके मिले 2 लोग हैदराबाद में आज से 5 दिन पहले, अपनी एक बेटी को लाके मिला है, बोले साहब ये बच्ची मेरे सामने छोटी थी, जब गए जब मैं आज ये इस उम्र की हो गई। ये तो टू मच है ना, ये तो इंसाफ नहीं हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, तो इससे गलत मैसेज जाएगा। एनी चांस सर अभी भी बिहार में कोई अलायंस? अख्तर उल ईमान साहब इस सवाल का बेहतर जवाब दे सकते, वो अपना फैसला लेंगे। और नहीं, अख्तर भाई इस पे को पूरा इख्तियार है, वो जो फैसला लेंगे पार्टी का वो फैसला होगा और अख्तर भाई बताएंगे। थैंक यू। ये बात के लिए आपने इसको ऊपर कमेंट किया, आपने ट्वीट किया है सर? देखिए, मेरी राय ये है कि हर प्रधानमंत्री देश का 15 अगस्त के दिन लाल किले से मुल्क की आवाम को, जनता को अपने भाषण के जरिए ये बताती है कि उनकी सरकार ने क्या किया या क्या करने वाले हैं। एक रिवायत रही है, मगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन 2025 में खड़े होकर आरएसएस की तारीफ करना, उनके 100 साल के मुकम्मल होने पर उनके बारे में प्रधानमंत्री ने देश को जो बताया है, मैं समझता हूं कि ये हमारी जंग आज़ादी की जद्दोजहद की एक बहुत बड़ी तौहीन हुई है। इसलिए कि आरएसएस और उनकी जितनी तंजीमें हैं वो तो जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए, बल्कि वो तो अंग्रेज़ों की ताईद में रहते थे और वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से नफरत करते थे, चाहे गांधी हो या जितने बड़े बड़े नेता उस वक्त के हो हैं। तो मेरा मानना यह है कि आरएसएस हमेशा से 1925 से लेकर अब तक और मुस्तकबिल में भी वो इंक्लूसिव नेशनलिज्म की मुखालिफत करती रही। जो यही इंक्लूसिव नेशनलिज्म जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी गुजरे हैं, उन्होंने इसी बुनियाद पर इस देश को आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों की गुलामी से। और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो हमारे भारत के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। तो प्रधानमंत्री अगर आरएसएस के दफ्तर पे गए तो मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था वो तो स्वयंसेवक थे और हमेशा रहेंगे। मगर जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर ये कह रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, जो संघ परिवार इस मुल्क में हेटरेट को फैलाती है, डिवीजन होता है, तो ये तो प्रधानमंत्री उनकी तायीद कर रहे हैं। आप हम देख लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। सत्याग्रह जो होती थी 1920 और 40 में, रोलेट एक्ट के खिलाफ जो एजिटेशन होता था, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट था, या नेवल म्यूटिनी इन मुंबई थी, इसमें क्या आरएसएस नजर आती है क्या आपको? फिर आप देख लीजिए, मैं ये क्यों कह रहा हूं, आरएसएस का जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना में क्या लिखा गया है बताइए आप? क्या वो प्रार्थना इंक्लूसिव है? फिर आरएसएस का जो शपथ है उसमें तो सिर्फ एक ही समुदाय के रिलीजन, उनके सोसाइटी, कल्चर की बात होती है। और फिर आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो जब अंग्रेजों ने ये फैसला लिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री ड्रिल यूनिफॉर्म पहन के नहीं करेगी, तो फौरन 29 अप्रैल 1943 को गोलवालकर ने एक सर्कुलर लिख दिया कि हम अपने इनका जो यूनिफॉर्म है निकाल रहे हैं। जबकि उस वक्त जो अंग्रेज बोलते थे उसके अपोजिट में देश करता था। आपने किया वो। एक और बात आपको जानना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के फाउंडर हैं, महासभा के हैं और आरएसएस के एक जिम्मेदार थे अंडर अ पैक्ट। दिसंबर 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल कैबिनेट में मंत्री बने। कौन उसको हेड कर रहा था? फजलुल हक। ये कौन था फजलुल हक? ये फजलुल हक वही आदमी था जो पाकिस्तान के रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग के सेशन लाहौर में मार्च 1940 में मूव किया था। आप बताइए फिर आज प्रधानमंत्री इनका बात कर रहे हो। दूसरी आखिरी बात, ये जो प्रधानमंत्री कहते एनजीओ,
आपको इनकी हिस्ट्री अगर मैं, क्योंकि वक्त नहीं है, मुख्तसर से अल्फाज में कह रहा हूं कि आरएसएस ने जो मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 17 1978 में जो डिस्ट्रिक्ट जज नागपुर के सामने फाइल किया था, राजेंद्र सिंह ने फाइल किया था, जो बाद में बाला साहब ड्योरस जो उस वक्त सरसंघचालक थे, उनके बाद वो सरसंघचालक बने, उन्होंने क्या लिखा पढ़ लीजिए आप। कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू नेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा था। फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिए जो एप्लीकेशन उन्होंने दिया था, उसके पैराग्राफ नंबर 13 पे क्या लिखा हुआ है। फिर उन्होंने सरसंघचालक के बारे में क्या कहा था। ये तमाम चीजें सामने हैं। उनका पार्टी का जो आर्टिकल 14 है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, मगर हर काम आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। तो ये हमको अफसोसनाक दिखा कि प्रधानमंत्री इस तरह की बात किए बहैसियत प्रधानमंत्री के, वजीर आजम के। आप देश के बारे में बोल रहा था, आपने कल अपने भाषण में कहा कि दूसरी बातें कहीं। ठीक है, हम आइडियोलॉजिकली बीजेपी के खिलाफ थे, रहेंगे, प्रधानमंत्री बीजेपी से आते हैं, मगर एक वजीर आजम तो है। मगर इस तरह उन्होंने आरएसएस की उनको सराहा, उनकी तारीफ की, ये सरासर गलत है और ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हमारा वो खतरा चीन से है। चीन आज भी हमारे हम उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम नहीं जा सकते। हमने 25 पेट्रोलिंग पॉइंट खो दिए हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन देश में अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर निफाक पैदा कर रही है, इख्तलाफात को फरोग दे रही है, हेटरेट में इजाफा कर रही है, कई मसाजिद पे केसेस डाले जाते हैं, दरगाहों पर 500 साल पुरानी दरगाह पर वहां पर खबरों को तोड़ा जाता है। कौन है ये लोग? ये तो सब इनका ताल्लुक आरएसएस से है। सर, इस स्पीच को कई लोग ये भी क्रिटिसाइज करें कि पॉलिटिकल लीडर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर्स को क्रिटिसाइज करें कि काफी ज्यादा पॉलिटिकल स्पीच है, नॉट स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए, वो हर एक की राय। मेरे लिए सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात और तकलीफदेह बात ये थी कि उन्होंने आरएसएस की 100 साल की तकमील पर उनकी खिदमात को, उनके चीजों को सराहा है। अरे प्रधानमंत्री ये भी नहीं जानते हैं, मगर नहीं इकरार करेंगे कि भाई तिरंगा कब लहराया गया आरएसएस के दफ्तर के ऊपर। ऑर्गेनाइजर मैगजीन में जब संविधान बना तो उसके बारे में क्या कहा था ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने गोलवालकर को कोट करके। जब आरएसएस बन रही थी तो उस वक्त कौन लोग थे? 4 लोग थे ना, हेगडेवर, आपके मुंजी और 2-3 लोग थे। और हेगडेवर ने खुल के कहा कि मैं इंस्पायर हुआ सावरकर की हिंदुत्व की किताब से। उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या वो आज उस किताब को सामने रख के अब आर्टिकल 14 को देख लीजिए। उस किताब को सामने रख के आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को देख लीजिए। ठीक है, मेरा यकीन मत करिए, मैं जो लोग आज हमको तनकीद कर रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं, आप देख लीजिए, सब रख के सामने पढ़िए ना, देख लीजिए आप कितना इंक्लूसिव है, कितना एक्सक्लूसिव है वो। सर, एनसेट कॉल्ड फॉर स्पेशल मॉड्यूल रिलीज किया है 6th और 12th क्लास के लिए, जिसमें कांग्रेस माउंटबैटन को उनको कल्प्रिट, पार्टीशन से कल्प्रिट मॉडिफिकेशन ऑफ एनसीईआरटी की किताबों में हो रही है सर, उसको आप कैसे देखते हैं? खासतौर पर पहले मुगलों की बात आई थी, अभी पार्टीशन को लेकर। मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए, मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन बाय शमसुल इस्लाम। शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे। मोर देन 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शमसुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन बताइए। और पार्टीशन से आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके? मुसलमान जो भाग गए वो भाग गए,
जो वफादार थे वो ठहर गए। आप आज भी वही बोला जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब पढ़ी, इंडिया मीन्स फ्रीडम, उसमें मौलाना आजाद रो रहे थे सबके पास जाकर, उस वक्त के नेशनल लीडर्स के पास, कि भाई आप एग्री मत करिए, वो किताब को भी शामिल करिए, पढ़ाइए बच्चों को। आप तो इन चीजों को शामिल ही नहीं करना चाह रहे हैं। क्या आपकी नजर में सर लॉर्ड माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना और द देन कांग्रेस अरे भाई साहब, मैंने आपके सामने अभी कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में मिनिस्टर बने बंगाल कैबिनेट में फजलुल हक के साथ। फजलुल हक वो आदमी था जो लाहौर के मुस्लिम लीग के सेशन में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन मूव किया था। ये क्यों नहीं पढ़ाते आप? ये पढ़ाइए ना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में मेंबर थे, आप पढ़ाइए। आप ये नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ाइए ना आप। ये तो हिस्ट्री है, इसको क्यों आप छुपाना चाह रहे हैं? आप सिलेक्टिव चीजों को पढ़ाएंगे, माने आपके जो आइडियोलॉजिकल हेड हैं उनको आप ऐसा बना देते कि जैसा वो बिल्कुल वो दूध के धुले हुए हैं। नहीं है, सच्चाई बोल रहा हूं मैं आपको। आप ये क्यों नहीं पढ़ाते अपनी किताब में, जो बना रहे हैं किताब, कि भैया आपने आरएसएस ने हिस्सा लिया था रूलेट एक्ट के एजुकेशन के खिलाफ? बताइए आप बताइए, उसमें पढ़ाइए ना कि आरएसएस ने हिस्सा लिया था सिविल डिसोबीडियंस में, क्विट इंडिया मूवमेंट्स में, एंटी कॉलोनियल सत्याग्रह में भी पढ़ाइए ना। क्यों नहीं पढ़ाते आप? आप जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 100 साल, तो ये भी बताइए। आप प्रधानमंत्री को भी आप एनसीईआरटी के सिलेबस में भी पढ़ाइए कि एक किताब है, किसकी किताब, प्रधानमंत्री बताएं आरएसएस का प्रार्थना क्या है, उनकी शपथ क्या है, डालिए उसको एनसीईआरटी में, दिखाइए क्या क्या है चीजें। ये आप अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने आज अच्छा जाहिर करने के लिए आप दूसरों को बता रहे हैं बुरे हैं अच्छे हैं। भाई आप सब चीज पढ़ाइए, क्यों छुपा रहे हैं चीजों को आप? अच्छा जी, आपको लगता है कि एनसीईआरटी की किताबों में सालों से जो है इस तरीके से बदलाव लेकर आया गया है सरकारें जो बदलती है? ये तो हमेशा हिस्ट्री बदलने की आदत तो शुरू से आरएसएस बीजेपी की रही है ना। वो तो पहले की सरकारें कांग्रेस की हो या अरे हिस्ट्री बदल ज्यादा तो ये लोग करते हैं, जब कभी ये सत्ता में रहे हैं इनका एक ही काम रहा है। बिहार के चुनाव की अगर हम बात करें, कल से प्रचार थोड़े से जो है शुरू कर रहे हैं। क्या बिहार में प्रचार जो है कल से तेजस्वी यादव अरे करे, हम भी, हमारा चल रहा है प्रचार। आपका पूछना चाह रहे हैं? नहीं, हमारा भी चल रहा है प्रचार, हमारा भी चल रहा है। आप फुल फ्लेज नहीं कब उतर रहे हैं? वो तो चल रहा है। हमारे लीडर अख्तर उल ईमान साहब, बहादुरगंज में आलम साहब, सब लोग लगे हुए हैं, आपका कुछ शेड्यूल हमारे जन बनेगा इंशाल्लाह। पार्लियामेंट 22 तक है, 21 तक है, फिर हम जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सर पीडीए की बहुत चर्चा हो रही है। इस पीडीए अलायंस में को आप कैसे देखते हैं? आप भी काफी एक्टिव, आपने अभी कुछ जिलों में कुछ जगहों पर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ रिसेट किया है, तो उत्तर प्रदेश में कैसे एमआईएम प्ले करेगी और क्या? नहीं, देखिए हमारे अध्यक्ष शौकत अली साहब और तमाम हमारे जो जोन के इंचार्ज हैं, इन सब बड़ी मेहनत किए हैं, संगठन को बहुत अच्छी तरह से मजबूत किए हैं। और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार जब कभी चुनाव होंगे, अब तो मेरे ख्याल से 26 में तो लोकल बॉडी के होंगे, उसके लिए तैयारी चल रही है, फिर उसका नेक्स्ट ईयर उसके बाद विधानसभा के असेंबली के होंगे, तो अच्छा रहेगा। पीडीए में कभी क्या आपका कोई रोल होगा पीडीए में, अगर पीडीए की तरफ से या आपकी तरफ से? दोनों जो अखिलेश यादव हैं, ऐसा है, देखिए भारत की राजनीति में अगर कोई पॉलिटिकल बर्मुडा ट्रायंगल में है तो सिर्फ हम ही हैं, बाकी के सब सुकून में है। तो बताएंगे उनको क्या होने वाला है। जी, पुतिन और ट्रम्प की जो मैडम उसको छोड़ दिए, वो छोड़ दिए। भारत पर क्या असर होगा? अभी तो नहीं माल, अभी तो 50% लगा चुके हैं, उससे तो हमको बहुत नुकसान हो रहा है। हमारी डायमंड इंडस्ट्री को इफेक्ट पड़ रहा है। पॉलिश डायमंड्स होते थे सूरत के, तमिलनाडु का जो हमारा रेडीमेड गारमेंट सेक्टर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और हमारे मोटर पार्ट्स जो 65,000 करोड़ का इंपोर्ट होता है, उसमें कम से कम आधे पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये बहुत सी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला है।
प्रधानमंत्री के जो दौरे होने वाले हैं उस पर अभी चलो अभी हो गया, अब चलो, अरे अब चलो सर 8 जो हैं लोगों को, 8 माइनॉरिटी के लोगों को 18 साल के बाद उनको एक्विट कर दिया गया। नागपुर के कोर्ट ने उनको एक्विट किया। उनके ऊपर एलिगेशन था कि वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन सिमी के मेंबर्स थे और 18 सालों के बाद उनका एक्विटल हुआ है। देखिए 18 साल के बाद कोर्ट ये कहता है कि उनके पास जो पैम्फलेट निकले वो उनका कोई एविडेंस नहीं है उनके उस पार्टिसिपेशन में, प्रोपेगेंडा में, कम्युनिकेशन में, फाइनेंशियली को सपोर्ट करे। और कोर्ट ने ये भी कह दिया कि सिर्फ पोजेशन लिटरेचर का रखना डॉक्यूमेंट, ये अनलॉफुल एसोसिएशन नहीं हो सकता क्योंकि एक्टिव इंटरनल पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये जो बार बार यूएपीए का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और जिस वक्त यूपीए की सरकार थी उन्होंने यूएपीए कमेंट किया, मैं उस वक्त उसका अपोज किया था ऑन रिकॉर्ड और बोला था कि इसका मिसयूज होगा हमारे खिलाफ, मुसलमान दलित के खिलाफ। वो प्रूव हो रहा है। 18 साल, अरे भाई अब ये आप हर चीज में आप बोल रहे हैं चोरी, इनकी जवानी चोरी होगी, कौन जवाब देगा बताओ? आप ये चोरी होगी, इनकी जवानी चोरी हो गई, इनकी जवानी के वापस कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, बात ही नहीं होगी। दिल्ली में कुत्तों के खिलाफ ऑर्डर आया तो सुन रहे भाई 6 साल से बेल नहीं हो रही, उनका क्या होगा? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि 6-6.25 साल से जो लोग जेल में सड़ रहे हैं, अरे उनका क्या होगा भाई? कुत्तों पे ऑर्डर आ गया तो फिर उस पर फिर दोबारा हियरिंग। बड़ी इज्जत करता हूं मैं सब अदालत के हमारे, मगर जो 6 साल से जेल में हैं, जिनके घर में लोग खत्म हो रहे हैं, उनकी माएं बीमार पड़ रही हैं, बच्चे उनके बड़े हो जा रहे हैं, क्या बेल भी नहीं हो रही उनकी? केजरीवाल की बेल हो गई, मुख्यमंत्री थे एक्स, उनकी दूसरों की तो हो रही नहीं बेल। 6 साल हो गए, क्या है बताइए? को ऑर्डर आया कुत्तों के बारे में, मुंह नहीं सो जानवर है, रहम करना चाहिए उनके ऊपर। मगर ये लोग 6 साल भाई, 6 years बाद सेक्शन जो लगाए गए हो तो माने उन सजा भी होगी, पूरी होगी उसमें। जो सेक्शन लगाए गए तो उसमें वो सजा भी होगी इतने 6 साल में। क्या है बोलते यूएपीए लगाया गया। यही तो बहुत बड़ा इनजस्टिस है। तो ये जो जवानियों की चोरी हो रही है, ये जो जिंदगियों की चोरी हो रही है, ये जो उनके फ्यूचर की चोरी हो रही है, इस चोरी के बारे में कौन बात करेगा? कोई बात ही नहीं करेगा। आप बताइए 2006 में किसकी सरकार थी? महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? आज वो क्या बोलेंगे? वो आंख में आंख मिला के बैठ सकेंगे इन बच्चों के? नहीं बैठ सकेंगे आप। रेलवे ब्लास्ट हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे से आके मिले 2 लोग हैदराबाद में आज से 5 दिन पहले, अपनी एक बेटी को लाके मिला, बोले साहब ये बच्ची मेरे सामने छोटी थी, जब मैं आज ये इस उम्र की हो गई। ये तो टू मच है ना, ये तो इंसाफ नहीं हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। तो इससे गलत मैसेज जाएगा। एनी चांस सर अभी भी बिहार में कोई अलायंस? अख्तर उल ईमान साहब इस सवाल का बेहतर जवाब दे सकते, वो अपना फैसला लेंगे। और नहीं, अख्तर भाई इस पे को पूरा इख्तियार है, वो जो फैसला लेंगे पार्टी का वो फैसला होगा और अख्तर भाई बताएंगे। थैंक यू। ये बात के लिए आपने इसको ऊपर कमेंट किया, आपने ट्वीट किया है सर। देखिए मेरी राय ये है कि हर प्रधानमंत्री देश का 15 अगस्त के दिन लाल किले से मुल्क की आवाम को, जनता को अपने भाषण के जरिए ये बताती है कि उनकी सरकार ने क्या किया या क्या करने वाले हैं। एक रिवायत रही है। मगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन 2025 में खड़े होकर आरएसएस की तारीफ करना, उनके 100 साल के मुकम्मल होने पर उनके बारे में प्रधानमंत्री ने देश को जो बताया है, मैं समझता हूं कि ये हमारी जंग आज़ादी की जद्दोजहद की एक बहुत बड़ी तौहीन हुई है। इसलिए कि आरएसएस और उनकी जितनी तंजीमें हैं वो तो
जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए, बल्कि वो तो अंग्रेज़ों की ताईद में रहते थे और वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से नफरत करते थे, चाहे गांधी हो या जितने बड़े बड़े नेता उस वक्त के हो हैं। तो मेरा मानना यह है कि आरएसएस हमेशा से 1925 से लेकर अब तक और मुस्तकबिल में भी वो इंक्लूसिव नेशनलिज्म की मुखालिफत करती रही। जो यही इंक्लूसिव नेशनलिज्म हमारे